हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम लोग अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले इवेंट्स के पीछे की साइंस को जानेंगे कि आखिर वह चीज़ कैसे वर्क करती है। और अगर आप लोगों का इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम लोग इसके आगे के पार्ट्स को भी कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि क्या आपको पता है कि एस्केलेटर के साइड में ये जो ब्रश होते हैं आखिर इनका यूज़ क्या है? आपके मोबाइल फ़ोन की टच स्क्रीन कैसे वर्क करती है? प्याज काटते वक्त हमको आंसू क्यों आते हैं? तो चलिए आज हम इन सब के पीछे के रीजंस को जानेंगे, आखिर इनके पीछे की साइंस क्या है। तो नंबर 1, जब भी हम कभी मॉल में या फिर कोई रेलवे स्टेशन पर या फिर किसी भी ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर हम एस्केलेटर को देखते हैं तो हमको एस्केलेटर के साइड में यह ब्रश दिखते हैं। लेकिन अक्सर हमारे मन में यह सवाल आता है कि आखिर इनका यूज़ क्या है। तो जब मैंने पहली बार इनको देखा तो मेरे फ्रेंड ने मुझको बताया कि इन ब्रश का यूज़ हमारे जूते साफ़ करने के लिए होता है। और हम में से मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि इन ब्रशेस का यूज़ हमारे जूते साफ़ करने के लिए ही होता है। लेकिन ज़रा रुकिए, इनका यूज़ इसके लिए नहीं होता। दरअसल यह ब्रश हमको डराने के लिए होते हैं, जिससे कि अगर हम एस्केलेटर के ज़्यादा किनारे पर आते हैं तो हम सावधान हो जाएं और हम एस्केलेटर की साइड और बॉल के बीच की डिस्टेंस का ध्यान रखें। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हम गलती से चीज़ों को गिराते रहते हैं। जैसे कभी हम अपना फ़ोन गिरा देते हैं, तो कभी कॉइन्स गिरा देते हैं, कभी सिक्कों को गिरा देते हैं। तो अगर यह कॉइन या फिर कोई भी छोटा ऑब्जेक्ट एस्केलेटर के किनारे पर जो एस्केलेटर की वॉल होती है उनके बीच में जो गैप होता है, अगर उसमें यह स्मॉल ऑब्जेक्ट गिर जाए तो वह एस्केलेटर के गियर के बीच में फंस जाएगा और एस्केलेटर को डैमेज कर देगा। इस प्रॉब्लम से बचाने के लिए यहाँ पर साइड में ब्रश होते हैं और जब भी यह ब्रश हमारे पैरों से टकराते हैं तो हम सावधान हो जाते हैं कि हम किनारे पर आ चुके हैं। पर अगर आप भी इनका यूज़ अपने जूते साफ करने के लिए करते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और अगर आप करते भी हैं तो घबराने की कोई बात नहीं, बस इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं कोई छोटी चीज़ या फिर आपके खुद के कपड़े या फिर शू लेसेस इस गैप में स्टक ना हो जाएं, क्योंकि इससे आपको ही नुकसान होगा। चलिए अब आते हैं नंबर 2 पर। हम सब स्मार्टफोन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन पहले हम लोग मोबाइल फ़ोन्स का यूज़ करते थे जिसमें बटन्स हुआ करते थे। लेकिन आज हम सबको टच स्क्रीन फ़ोन चलाना ही अच्छा लगता है। वैसे तो हमारे फ़ोन्स के अंदर कई सारे एलिमेंट मौजूद होते हैं, लेकिन उनमें से एक है इंडियम, जो कि पृथ्वी पर मौजूद एक काफ़ी स्पेशल एलिमेंट है। जब भी इंडियम को टिन और ऑक्सीजन के संग मिक्स किया जाता है तो यह इंडियम टिन ऑक्साइड बनाता है। और जो इंडियम टिन ऑक्साइड है ना, वह एक ट्रांसपेरेंट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है। जैसे नॉर्मली इलेक्ट्रिकल कंडक्टर वो चीज़ होती है जो कि बिजली को कंडक्ट करे, जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम। लेकिन इंडियम टिन ऑक्साइड है ना, यह भी एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, यानी ये भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है, लेकिन यह ट्रांसपेरेंट होती है। इसी वजह से यह टच स्क्रीन बना पाती है, जिनका यूज़ मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट में और भी कई सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में किया जाता है। लेकिन अगले कुछ सालों में हमारे सामने काफ़ी बड़ी परेशानी आने वाली है। वैसे तो हमारे स्मार्टफोन में इंडियम का काफ़ी स्मॉल अमाउंट होता है, ऑलमोस्ट 0.02 ग्राम। लेकिन दिक्कत यह है ना कि हम लोग बिलियन ऑफ स्मार्टफोन बनाते हैं हर साल, और यह एक काफ़ी बड़ा नंबर है। और अगर हम सारी डिवाइसेस को कंबाइन करें, जैसे कि टैबलेट्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन और भी कई सारी टच स्क्रीन डिवाइसेस, तो हमको एवरेज हर साल 700 टन इंडियम की ज़रूरत होती है। लेकिन 2008 में यूएस जियोलॉजिकल ने यह एस्टिमेट किया है कि हमारी अर्थ पर केवल 16,000 टन इंडियम ही मौजूद है। तो अगर हम हर साल 700 टन इंडियम का यूज़ करें अपने स्मार्टफोन डिवाइसेस को बनाने के लिए, तो अगले कुछ दशक में हमारी पृथ्वी पर इंडियम मौजूद ही नहीं रहेगा और हम टच स्क्रीन डिवाइसेस को नहीं बना पाएंगे। लेकिन अगर हम टच स्क्रीन बनाने का कोई और रास्ता ढूंढ लेते हैं तो हम इस बचे हुए इंडियम को भी बचा सकते हैं। आपको इसके बारे में क्या लगता है, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। और क्या शायद उस समय तक हम लोग होलोग्राफिक टेक्निक्स के बारे में बहुत कुछ जान गए होंगे और शायद उस समय तक हम लोग होलोग्राम से बने हुए डिवाइसेस का यूज़ करें। चलिए आते हैं नंबर 3 पर। आप सब ने कभी न कभी यह तो ज़रूर सुना होगा कि सनलाइट हमको विटामिन डी देती है। यह गलत भी नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि सनलाइट हमको विटामिन डी आखिर देती कैसे है? देखिए, विटामिन सिंपली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं और हर एक ऑर्गेनिज्म को उनकी प्रॉपर बॉडी फंक्शनिंग के लिए
विटामिन्स की ज़रूरत होती है। मेनली हम लोग विटामिन्स अपनी डाइट से लेते हैं। इसका मतलब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हम अपनी बॉडी में खाने के द्वारा लेते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा लेते हैं। लेकिन सनलाइट ना ही हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है और ना ही सनलाइट कोई मैटर है जिसको हम डायरेक्टली ईट करें और विटामिन्स को लें। तो कैसे सनलाइट विटामिन डी बनाती है, कैसे ये एनर्जी हमारी बॉडी में विटामिन डी बना देती है, चलिए जानते हैं। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा सन सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है, जिसमें से 10% ऑफ द रेडिएशन अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं। अब हमने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। नंबर 1 अल्ट्रावायलेट ए, जिसको हम UVA भी कहते हैं। इसकी वेवलेंथ होती है 315 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर के बीच में। अब दूसरी है अल्ट्रावायलेट बी यानी कि UVB। इसकी वेवलेंथ होती है 280 नैनोमीटर से 315 नैनोमीटर के बीच में। और तीसरी है अल्ट्रावायलेट सी यानी कि UVC। इसकी वेवलेंथ होती है 100 नैनोमीटर से 280 नैनोमीटर के बीच में। लेकिन यहाँ पर हमारे केस में अल्ट्रावायलेट बी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दरअसल होता क्या है कि जब भी अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन हमारी स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल से टकराती है तो यह रेडिएशन इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर देती है कि यह हमारे स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल को विटामिन डी में कन्वर्ट कर देती है। थोड़ा और डिटेल के लिए आप इस रिएक्शन को देखिए। इसमें यह बताया गया है कि कैसे हमारे स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल विटामिन D3 में कन्वर्ट होता है। तो जब भी 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रॉल को UV रेडिएशन सनलाइट के फॉर्म में मिलती है तो यह विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर एक काफ़ी बड़ा मिसकंसेप्शन है कि सुबह के टाइम पर यानी कि मॉर्निंग टाइम में जो सनलाइट है विटामिन डी को अच्छे से गेन कराती है, ज़्यादा मात्रा में बनाती है। लेकिन ज़रा रुकिए, यहाँ पर एक फिनोमेना होता है जिसको हम बोलते हैं रैलिक स्कैटरिंग। इसके अकॉर्डिंग जो रेडिएशन कम वेवलेंथ की होती है वह एयर में मौजूद पार्टिकल्स के कारण स्कैटर हो जाती है। तो जब सन होराइजन पर होता है तो उसकी रेडिएशन को एटमॉस्फेयर का मोस्ट ऑफ द डिस्टेंस कवर करके आना होता है। इसी कारण सनराइज के समय वह हमको रेड कलर का दिखता है। तो अगर मॉर्निंग में विजिबल लाइट का ब्लू रीजन हम तक नहीं आ पाता तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसकी वेवलेंथ विजिबल लाइट से भी कम होती है वह कैसे आपसे टकरा सकती है और कैसे आपको विटामिन डी दे सकती है। लेकिन अब इसका मतलब यह नहीं कि हमारे लिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशन अच्छी है। तो फिलहाल आप यह तो समझ ही गए होंगे कि विटामिन डी हमको सनलाइट से कैसे मिलता है। सिंपली हमारी स्किन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए अब आते हैं नंबर 4 पर। और यह चीज़ बचपन से हमको रुलाते हुए आ रही है। जब भी हम अनियन काटते हैं तो हम अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते हैं। लेकिन आखिर अनियन काटते वक्त हमको आंसू क्यों आते हैं, चलिए जानते हैं। क्योंकि अनियंस खाना हम बंद तो नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमको विटामिन सी मिलता है। साथ ही साथ ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है और हमारे खाने को एक अच्छा टेस्ट प्रोवाइड कराती है। दरअसल जब भी हम अनियन काटते हैं तो अनियन के अंदर जो सेल होते हैं वह ब्रेक होने लगते हैं और वो रिलीज करते हैं लैक्रीमेटरी फैक्टर सिंथेज, जो कि बनाता है सल्फीनिक एसिड। और जब भी यह एसिड एंजाइम के संग मिक्स होता है तो यह गैस बनाता है जिसको हम बोलते हैं प्रोपेनथायोल एस ऑक्साइड। और जब यह गैस हमारी आंखों में मौजूद पानी के संग मिक्स होती है तो यह बना देती है एक माइल्ड क्वालिटी का एसिड। और इसी एसिड के कारण हमारी आंखों में जलन होती है और हमको आंसू आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जब हम खाना बनाना स्टार्ट कर देते हैं तो इस एंजाइम की प्रोडक्शन डीएक्टिवेट हो जाती है और गैस रिलीज होना बंद हो जाती है। वैसे हम इन आंसुओं से बच भी सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको अनियंस के सेल को कम से कम डैमेज पहुंचाना होगा। जिससे कम डैमेज होगा तो कम गैस रिलीज होगी। अब इसके लिए हम एक शार्प नाइफ का यूज ले सकते हैं। और यही रीज़न होता है कि जो प्रोफेशनल्स होते हैं वह इस प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, क्योंकि सबसे पहली बात तो वह जल्दी जल्दी चॉप करते हैं और दूसरी बात वह अनियन सेल को कम डैमेज पहुंचाते हैं। वैसे आप अनियन काटते वक्त स्विमिंग गॉगल्स का भी यूज़ ले सकते हो, या फिर अनियन को छील कर उसको कुछ समय के लिए वाटर में रख दो या फिर फ्रिज में रख दो, तो इससे थोड़ी और हेल्प मिल सकती है।
वैसे अगर आपको कोई रीज़न मालूम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, यह सप्ताह आज की वीडियो में। अगर आप ऐसे ही टॉपिक पर और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपका इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल बताइए कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो पाएँ।